अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 163 लैला ही लाली है। लैला ने उस बच्ची को काफी देर तक होल्ड कर रखा था। वो लगातार उसके सिर और पीठ पर हथेलियां फेरते हुए उसे सेफ फील कराने की कोशिश कर रही थी। क्या बात है बच्चे, आपको भी फ्लाइट में दिक्कत होती है क्या? बच्ची ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। तब लैला ने उसके चेहरे पर घिराए बालों को पीछे किया और फिर बोली, कोई है नहीं आपके साथ? बच्ची ने टिश्यू से अपनी आंखें एक बार फिर रगड़ते हुए उस तरफ इशारा किया जिधर अभी अभी उसके साथ बैठा हुआ आदमी गया था। तब लैला ने उसकी ठोड़ी पर उंगलियां रखकर उसका चेहरा ऊपर किया और बोली, मेरे साथ बैठना चाहोगी आप? बच्ची ने फिर जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसकी हामी सुनकर लैला को अब कबीर से बात करनी थी। वो जैसे ही सीट एक्सचेंज करने के बारे में कबीर को बोलने के लिए मुड़ी तो कुछ चौंक सी गई। कबीर पहले से ही अपना जरूरी सामान उठाकर उस लड़की की सीट की तरफ आने लगा था। ये देखकर लैला के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी बिखर गई। यही तो कबीर सर की खासियत है, उन्हें पता होता है कि कब क्या करना है। कबीर उस लड़की की सीट पर आकर अभी बैठा ही था कि तभी लड़की के साथ वाला पैसेंजर वहां पहुंच गया और फिर कबीर को घूरते हुए बोला, आप यहां कैसे? फिर उसने कबीर की सीट पर बैठी हुई लड़की से कहा, रूही, व्हाट इज दिस? चुपचाप अपनी सीट पर जाओ। लैला ने देखा कि उसकी डांट सुनकर वो लड़की कुछ सहम सी गई। उसने हेल्प चाहने वाली नजरों से लैला को देखा तो लैला ने उसके हाथों पर अपनी हथेली रखते हुए उसे ढाढ़स बंधाया और फिर उस आदमी से बोली, सब वो बच्ची थोड़ा टर्बुलेंस होने की वजह से पैनिक हो रही है, बैठने दीजिए ना इसे यहीं। लेकिन ये सुनकर वो आदमी कुछ ज्यादा ही गुस्सा होने लगा। उसने एकदम से कबीर से सख्त लहजे में कहा, देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी हैं, आप अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ जाइए। लेकिन कबीर ने उसकी बातें अनसुनी कर दी। अब वो लैला की तरफ मुड़ते हुए बोला, देखिए मैम, आप सीधे तरीके से रूही को वापस उसकी सीट पर भेजिए, वरना वरना क्या करेंगे आप? लैला के तेवर देखकर वो आदमी कुछ पलों के लिए खामोश हो गया। फिर कुछ देर बाद उसने रूही को धमकाते हुए कहा, रूही, इधर आकर बैठो। कुंवर सा ने तुम्हें मेरे साथ इसीलिए भेजा है कि तुम सेफली घर पहुंच सको, और तुम हो कि इन अनजान लोगों के भरोसे बैठ रही हो। मैं कह रहा हूं, चुपचाप अपनी जगह पर आकर वापस बैठो, वरना मैं कुंवर सा से ऐसी शिकायत लगाऊंगा ना कि उसके बाद की सजा की तुम जिम्मेदार होगी। लैला ने देखा कि रूही पर उसकी इस धमकी का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने अपनी गोद में रखा हुआ छोटा सा वॉलेट मुट्ठी में जोर से भींचा और लैला की तरफ देखते हुए बोली, मैं उधर ही जाकर बैठती हूँ, आप सर को बोलिए ना कि वो वापस अपनी सीट पर आ जाएं। इतनी बातों के बाद लैला को इतना तो समझ में आ गया था कि दोनों के बीच कुछ तो प्रॉब्लम है, और जिस तरह से रूही उस आदमी के साथ होने से डर रही थी, अब उसके बाद लैला तो उसे किसी भी कीमत पर उस आदमी के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए उसने रूही को सीट से उठता हुआ देखकर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर वापस खींचा और बोली, रूही, आप यहीं पर बैठें, और हाँ सर, आप चुपचाप रूही को यहीं बैठने दीजिए, वरना मैं अभी के अभी मैनेजमेंट के लोगों को बुलाकर कह दूंगी कि आप इस बच्चे के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। लैला का इतना कहना था कि वो आदमी कुछ सकपका सा गया और फिर उसे मजबूरी में मन मार कर कबीर के पास ही बैठना पड़ा। कुछ ही देर के इंतजार के बाद प्लेन एक बार फिर से टेक ऑफ कर चुका था, लेकिन न जाने क्यों इस बार लैला को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो पूरे रास्ते रूही को अपने सीने से लगाए उसके डर से लड़ने में उसकी मदद करती रही। यहाँ तक कि वो लोग शिमला पहुंच चुके थे। फ्लाइट के लैंड करते ही न जाने वो शख्स तेजी से भीड़ में कहाँ गुम हो गया जो रूही के साथ बैठा था। लैला ने अब तक रूही को अपने साथ ही लगा रखा था। लगेज कलेक्ट करने के लिए लाइन में लगने तक उसने रूही से काफी कुछ पूछ लिया था। रूही के मुताबिक एयरपोर्ट पर उसे उसके मामा जी लेने आने वाले थे, इसीलिए लैला ने उसे अब तक अपने पास से कहीं भी इधर उधर नहीं होने दिया था, क्योंकि अब वो रूही को उसके मामा जी के हवाले करके ही चैन की सांस लेने वाली थी। कबीर लैला को इस तरह रूही के लिए फिक्रमंद देखकर
काफी अलग सा महसूस कर रहा था। जिस तरह उसने फ्लाइट में अपने डर को पीछे छोड़कर रूही को प्रोटेक्ट किया था और उस आदमी के अगेंस्ट जाकर रूही को अपने साथ रखने का फैसला लिया था, वो सब वाकई काबिले तारीफ था। लगेज कलेक्ट करके जब वो लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले, तब लैला ने देखा कि विजिटर्स की लाइन में चंद्रा भी खड़ा था। लैला ने उसे देखते ही कबीर से कहा, ये हमें पिक करने के लिए खुद आए हैं? कबीर को भी उसे देखकर थोड़ी हैरत सी हुई। उसने कंफ्यूज्ड अंदाज में कहा, शायद। तभी इतने में रूही ने लैला का हाथ झंझोड़ते हुए कहा, दी, वो देखिए, वो रहे मेरे मामा जी। कहकर वो तेजी से चंद्रा की तरफ दौड़ी। लैला और कबीर दोनों ही शॉक्ड रह गए, जबकि रूही भागती हुई जाकर चंद्रा के गले लग गई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। चंद्रा उसे ऐसे रोता हुआ देखकर घबरा गया। उसने रूही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ रूही बेटा? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है? लेकिन रूही बस लगातार रोती रही। चंद्रा ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, रूही, मेरी बात सुनो बेटा। लेकिन वो खामोश नहीं हो पा रही थी। तब तक चंद्रा की नजर कबीर और लैला पर भी पड़ चुकी थी। चंद्रा ने अपने आदमियों को भेजकर कबीर और लैला को भी कार पार्किंग की तरफ ही बुला लिया। उनके पास आते ही चंद्रा ने उन्हें फॉर्मली ग्रीट किया। इतने में रूही ने जब लैला को भी अपने मामा जी से मिलते हुए देखा, तो वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, दी, आप मेरे मामा जी को जानती हो? रूही की बात सुनकर चंद्रा चौंक सा गया। उसने हैरानी से रूही से पूछा, तुम इन्हें जानती हो? तब रूही ने एक बार फिर से चंद्रा से लिपटते हुए कहा, मामा जी, दी ही मुझे यहाँ तक सही सलामत लेकर आई है। ये सुनकर चंद्रा कंफ्यूज से अंदाज में लैला की तरफ देखने लगा। फिर उसने रूही से पूछा, लेकिन रूही बेटा, तुम तो कुंवर सा के दोस्त के बेटे के साथ आने वाली थी ना, तो फिर ये दोनों तुम्हें कैसे मिले? लेकिन रूही एक बार फिर से उस शख्स का जिक्र सुनकर इस कदर ट्रॉमा में थी कि वो चंद्रा की किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रही थी और एक बार फिर से वो सिसकियों में रोने लगी थी। लगातार रोती हुई रूही को लैला ने एक बार फिर से आगे बढ़कर गले से लगाया और कहा, जस्ट रिलैक्स रूही, आप अब बिल्कुल सेफ हो। देखो, यहाँ पर आपके मामा जी आपके सामने खड़े हैं और फिर मैं भी तो हूँ। अब आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? ये सुनकर रूही को जैसे बेहद सुकून का एहसास हुआ। उसने भी लैला को एकदम जोर से हक कर रखा था। जबकि अपनी भांजी को इस तरह संभालते देख चंद्रा की नजर लैला पर से हट ही नहीं रही थी। तब कबीर ने धीरे से कहा, मेरे ख्याल से हमें यहां से निकलना चाहिए। रास्ते में बाकी बातें भी होती रहेंगी। रूही अभी भी थोड़ा घबराई हुई थी। रूही की इस हालत को देखकर चंद्रा भी काफी फिक्रमंद हो गया था। उसने जल्दी से कहा, हम लोग यहां से फार्म हाउस ही चल रहे हैं। और फिर इतना कहकर उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उसके आदमियों ने आगे बढ़कर लैला और कबीर को एक कार की तरफ चलने का इशारा किया और खुद रूही को लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी रूही ने धीरे से कहा, मामा जी, मुझे लैला दीदी के साथ ही जाना है। कबीर और चंद्रा दोनों को ये सुनकर हैरानी सी हुई, लेकिन फिर भी रूही की हालत देखकर उसने धीरे से हामी भरते हुए कहा, ठीक है, तुम और लैला मैम उस कार में चली जाओ और मैं और कबीर साहब दूसरी कार से आते हैं। ये सुनकर रूही के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट बिखर गई और वो लैला का हाथ थामे हुए अपनी कार की तरफ बढ़ गई। लैला जिस तरह से रूही का ख्याल कर रही थी, चंद्रा के लिए ये सब काफी हैरान कर देने वाला था। लेकिन वो अब भी पूरी बात जानने के इंतजार में बेचैन था। आखिर रूही के साथ हुआ क्या था? यही सोचते सोचते वो अपनी कार में आ बैठा। सुबह नाश्ते की टेबल पर पहुंचकर नरेन जब अम्मा के गले में अपनी बाहें डालकर उनसे दुलार वसूलने आया, तो उसे अम्मा काफी फिक्र में डूबी हुई दिखी। उसने अम्मा की आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या बात है अम्मा, किस सोच में डूबी हुई हो? अम्मा जैसे उसकी आवाज सुनकर ख्यालों से जागी। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नरेन को देखते हुए कहा, कुछ खास नहीं, लेकिन
ये कोई छोटी बात भी नहीं है बेटा। मैं जानती हूँ तुम दोनों को मेरी बातें सही नहीं लगेंगी, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बार बार इस। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी सोच में है कि कहीं वो लड़की लाली तो नहीं। अम्मा को इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हुआ देखकर नरेन कुछ परेशान होता हुआ बोला, नहीं अम्मा, वो लाली नहीं हो सकती। आपको याद है कि लाली कैसी थी? मेरा मतलब है, मैं तो उसे 3-4 दिन से ज्यादा नहीं जान पाया था, लेकिन फिर भी इतना तो समझता हूँ कि उस लाली में और इस लैला में जमीन आसमान का फर्क है। और फिर आप लोगों ने ही तो कहा था कि लाली मर चुकी है, श्राद्ध तक करवा दिया था आप लोगों ने उसका। तो फिर अब शक की बात ही कहाँ आती है? लाली के श्राद्ध वाली बात पर अम्मा ने कुछ दूर बैठे नंदराय का चेहरा देखा और ठीक उसी वक्त नंदराय की नजर भी अम्मा की तरफ उठी थी। दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। नरेन को यह देखकर काफी अटपटा सा लगा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तब अम्मा ने बात पलटते हुए कहा, अरे पुलिस ने जिस लड़की के बारे में बताया था वो तो पुलिस ने ही बताया था ना, कोई अपना आदमी तो उसे देखने नहीं गया। ऐसे में क्या पता बेटा कौन जिंदा है कौन मर गया। अम्मा ने कह तो दिया, लेकिन अम्मा की इस बात पर नंदराय ने भड़कते हुए कहा, तुम दोनों दादी और पोते अपनी अटकलें लगाना बंद करो। वो जो भी कोई हो लाली नहीं हो सकती। ये बात तुम दोनों भी अच्छी तरह से जानते हो कि कोई साल 6 महीने में ऐसे एकदम से नहीं बदल सकता। अरे सिर्फ शक्ल मिलने से तो सब कुछ नहीं होता ना। मैं अच्छे से जानता पहचानता हूं उस लाली को, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। इसीलिए अम्मा अपने अंदाजे बंद कर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू सोच रही है। नंदराय की इतनी सख्त बातें सुनकर अम्मा खामोश हो गई, जबकि नरेन कुछ फिक्रमंद सा हो गया। न जाने क्यों ना चाहते हुए भी उसे अम्मा की बातें सोचने पर मजबूर कर रही थी। नरेन अपने कमरे में जाते हुए अब बिल्कुल अम्मा की तरह ही सोचे जा रहा था। मैंने और अम्मा ने लैला को कितने अलग अलग टाइम पर देखा है, लेकिन अम्मा को भी लैला में लाली नजर आई, ठीक उसी तरह जैसे मुझे पहली बार उसे देखकर महसूस हुआ था। पास्ट में हुई उस 2-3 दिन की चंद मुलाकातों में मुझे तो ठीक से उसका चेहरा तक याद नहीं था, लेकिन वो उसकी हिरणी जैसी सहमी हुई सी आंखें, वो तो बिल्कुल लैला की तरह ही हैं। हाँ, ये सच है कि दुनिया में लोगों की शक्लें मिलती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा। नरेन उसके बारे में सोचकर थक चुका था, लेकिन उसे इस बात का अच्छी तरह से एहसास था कि लैला जिस तरह की बोल्ड एक्ट्रेस है, गांव की सीधी सादी सुलझी हुई लाली वो कभी बन ही नहीं सकती थी। सोचते सोचते उसका दिमाग कुछ थक सा गया था, जबकि उधर अम्मा भी लगातार उसी के बारे में सोच रही थी। नरेन के कमरे से जाते ही नंदराय एकदम से उठकर उनके पास आया और बोला, कमाल करती हो तुम भी अम्मा, जो बात खत्म हो गई है उसको फिर से कुरेदने की क्या जरूरत है? तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, दुनिया वालों को हमने ही बताया है कि लाली अब इस दुनिया में कहीं नहीं है। हम उसका श्राद्ध तक कर चुके हैं। दुनिया की नजरों में वो मर चुकी है और उसे मरा हुआ ही रहने दो, क्योंकि अगर वो गलती से भी जिंदा निकल आई ना तो ये नंदराय की मर्दानगी के लिए बहुत बड़ा धब्बा होगा। उसकी बात सुनकर अम्मा एकटक उसका मुंह देखती रह गई। उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन मन के किसी कोने से आवाज आई, मुझे नहीं पता मैं जो सब सोच रही हूं वो सही है कि गलत, लेकिन इतना जरूर पता है कि मेरा शक कभी भी गलत नहीं हो सकता। अगर मुझे ये बात खटक रही है तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर होगी, और अब ये सच्चाई वक्त ही बताएगा। अम्मा की बूढ़ी आंखों में फ्यूचर में आने वाले वक्त के लिए एक फिक्रमंदी सी थी। जेनी अभी हॉस्पिटल के लिए निकल ही रही थी कि तभी लतिका जी का फोन आया। उन्होंने जेनी की आवाज सुनते ही कुछ चिढ़ते हुए कहा, मुझे तुम नए नस्ल के बच्चों की ना तो बातें समझ में आती हैं और ना ही एटीट्यूड। इतना अच्छा सब कुछ प्लान कर रही थी और तुम सब कुछ बिगाड़ कर वापस चली गई। थोड़ा सा तो पेशेंस रखना था। लतिका जी का इतना कहना था कि जेनी ने कुछ बिगड़ते हुए कहा, सॉरी आंटी, मेरे आत्मसम्मान ने मुझे सुजॉय की कड़वी कड़वी बातें और सुनने की इजाजत नहीं दी, इसीलिए मैं वहां से चली आई।
क्योंकि वहां रहकर खुद को और बेइज्जत होता हुआ मैं नहीं देख सकती थी। लतिका जी ने जब उसकी ऐसी सपाट लहजे में कही गई बातें सुनी तो जल्दी से पैंतरा बदलते हुए बोली, लेकिन बेटा, हमारे बीच बात तो यही हुई थी ना कि हम सुजॉय को किसी न किसी तरह से राजी कर ही लेंगे। तब जेनी ने कहा, सॉरी आंटी, मैं अब आपके प्लान के भरोसे नहीं रह सकती। मुझे अगर सुजॉय की जिंदगी में शामिल होना है तो मुझे कैसे भी करके जल्द से जल्द करना होगा, और इस बार उसके लिए प्लान भी मैं खुद ही बनाऊंगी। कहते हुए जेनी का लहजा सख्त हो चला था। क्या जेनी का कॉन्फिडेंस मजबूर कर देगा सुजॉय को उसकी बात मानने के लिए? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।